वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने समझा था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस को। अब हम बात करेंगे बच्चों आर्टिकल 7.11 काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। तो ये क्या होता है, तो उसको समझते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। तो आपको पता होगा बच्चों, एक होती है काइनेमैटिक्स और एक होती है काइनेटिक्स, और यहां पर एक टर्म और होती है डायनामिक्स। सो हाउ दे आर डिफरेंट यू शुड नो। काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, हाउ दे आर रिलेटेड। तो बच्चों जो काइनेटिक्स है हम उसको डायनामिक्स कह सकते हैं, और जो काइनेमैटिक्स है उसको हम डायनामिक्स नहीं कह सकते हैं। रीजन बिहाइंड, काइनेमैटिक्स जिसमें स्पेलिंग में एम आ रहा है उसमें हम पढ़ते हैं प्योरली मोशन को। मोशन किस वजह से हो रहा है, कॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी नहीं करते। जैसे कॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन फोर्स है, वैसे कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन टॉर्क है। तो अगर हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस उसकी काइनेमैटिक्स की, यानी हम इसमें टॉर्क की बात नहीं करेंगे बच्चों। बाकी ओमेगा की बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव already indicated the analogy between rotational motion and translational motion. For example, the angular velocity omega plays the same role in rotation as the linear velocity v in translation. We wish to take this analogy further. In doing so, we shall restrict the discussion only to rotation about fixed axis. क्योंकि precessional motion भी होता है तो उसमें axis घूमने लगता है. This case of motion involves only one degree of freedom. That is, needs only one independent variable to describe the motion. This, in translation, corresponds to linear motion. This section is limited only to kinematics. We shall turn to dynamics in later sections. यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसकी डायनामिक्स की, अभी इसमें काइनेमेटिक्स की बात करते हैं. We recall that for specifying the angular displacement of the rotating body, we take any particle like P, figure 7.33 आप देख सकते हैं, of the body, its angular displacement theta in the plane it moves is the angular displacement of the whole body. Theta is measured from a fixed direction in the plane of motion of P. तो मैं आपको ये दिखाता हूँ 7.33 जो फिगर है ये 7.32 है, और यहां पर ये फिगर है 7.33। तो हम इस फिगर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं बच्चों। तो साइमल्टेनियसली इसको हम वहीं पर ले लेते हैं। इसमें हमें दिख रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो z एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। तो z एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं। So let's understand this. Figure 7.33 of the body, its angular displacement theta in the plane it moves. Here a theta. Theta is the angular displacement. Theta is measured from a fixed direction in the plane of motion of P. Particle P move कर रहा है इस plane में, circular plane में, which we take to be x dash. Suppose हमने वो जो direction है उसको मान लिया है x dash. तो एक्स वाई एक्सेस यहाँ इस तरह से दिखा है, ये y डैश है तो ये वाला x डैश है यहाँ पर, दिस इज x डैश। तो क्लैरिटी नहीं है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चों। एक्चुअली दिस इज x डैश एंड हियर इट इज थीटा, जो मैंने रेड से दिखाया है यहाँ पे। x डैश एक्सिस चोजन पैरेलल टू द x एक्सिस, किसके पैरेलल है, यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है।
नोट एज शोन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द जेड एक्सिस, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो है जेड एक्सिस, इसके अबाउट घूम रहा है। एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ये मोशन हो रहा है। फिगर 7.33 आल्सो शोज थीटा जीरो, थीटा जीरो भी दिख रहा है हमको यहाँ पे, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ हियर, थीटा जीरो, दिस एंगल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, थीटा जीरो हमने बताया कि टी इक्वल टू जीरो पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना है। We also recall that the angular velocity is the time rate of change of angular displacement। ठीक है, सिमेट्री है। ओमेगा को हम दिखाते हैं d थीटा बाई dt। नोट सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी अगर हम बात करें, इज फिक्स्ड, क्योंकि z एक्सिस है वो हम देख रहे हैं फिक्स्ड है। देयर इज नो नीड टू ट्रीट एंगुलर वेलोसिटी एज ए वेक्टर। ठीक है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी को स्केलर टर्म्स में हम डील कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा होता है बच्चों, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है पर मैं आपको क्लियर कर दूं, पर्टिकुलर जीसी अग्रवाल करके बुक आया करती थी, अभी भी आती है, वहां पर बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ विद एग्जांपल कि जब एंगल छोटा होता है, डी थीटा से जिसको हम दिखाते हैं, एंगल जब छोटा होता है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल टू डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन, तो हम उसको ट्रीट करते हैं एज वेक्टर। पर यही एंगल जब बड़ा होता है तो ये थीटा वन प्लस थीटा टू इज नॉट इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा वन, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, तो हम इसको वेक्टर नहीं, हम फिर इसको स्केलर मानते हैं। कैसे, देखिए मैं समझा देता हूँ, यहाँ एनसीईआरटी में तो नहीं है पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे है। ठीक है, उसके लिए हमें एक बुक या किसी ऑब्जेक्ट की मदद लेनी होगी। तो आपको इसे कैमरा में देखकर समझना होगा बच्चों। क्या प्रूव करने जा रहा हूं मैं, उससे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं। मैं यूं कह रहा हूं कि एंगल जब छोटा होता है तो एंगल वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर एंगल छोटा है डी थीटा वन, दूसरा छोटा एंगल है डी थीटा टू, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल टू, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना, डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन। सो यहां पर जब मैं ऐसे लिख पा रहा हूं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, सो इट इज वेक्टर, इसलिए मैंने वेक्टर साइन लगाया। पर अगर मैं एंगल बड़ा लेता हूं थीटा वन प्लस थीटा टू और वेक्टर ट्रीटमेंट करता हूं यहां पर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा टू प्लस थीटा वन? तो बच्चों जवाब है एंगल बड़ा होने पर कम्यूटेटिव लॉ इनवैलिड हो जाता है, यानी ऐसे नहीं लिख सकता हूं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटा एंगल तो वेक्टर है पर बड़ा एंगल वेक्टर नहीं है। अब इसको आप ऐसे समझो बच्चों, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको स्मॉल एंगल कितना मानेंगे, 10 डिग्री मान लो, स्मॉल एंगल 10 डिग्री से घुमाता हूं। ठीक है, ये मेरे पास इधर जो ब्लू पेन है बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, और ये जो ब्लैक पेन है ये है वाई एक्सिस। तो मैं 10 डिग्री घुमाता हूं एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और किस सेंस में घुमाऊंगा, मेरे रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, मैं घुमाऊंगा राइट हैंड रूल के हिसाब से। ठीक है, राइट हैंड जिधर जाएगा तो राइट हैंड ऐसे जा रहा है, ठीक, अंगूठे को इस डायरेक्शन में रखा तो राइट हैंड ऐसे जा रहा है। तो मैंने 10 डिग्री इसको घुमाया अबाउट एक्स एक्सिस पहले, और फिर 10 डिग्री घुमाया अबाउट वाई एक्सिस इसी रूल के हिसाब से। ठीक है, सो ये फाइनल पोजीशन है इसकी।
दोबारा से देखें, 10 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, 10 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। जैसे कैलकुलेटर में मेमोरी, इन मेमोरी, मेमोरी प्लस वाला फंक्शन होता है, तो मेमोरी प्लस में इस पोजीशन को आप डाल लो अपने दिमाग में। अब मैं क्या कर रहा हूं, डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन लूंगा, यानी पहले घुमाऊंगा वाई एक्सिस के अबाउट 10 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस। अब घुमाऊंगा 10 डिग्री एक्स एक्सिस के अबाउट। तो फिर से चेक करो मेमोरी रिकवर करके, क्या ये सेम पोजीशन है? ये पोजीशन डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन की थी, और ये है डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू। एक्चुअली बोथ आर सेम पोजीशन, तो हम बोलेंगे डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल टू डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन। अभी क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब थीटा वन प्लस थीटा टू, उसको देखते हैं बच्चों। बड़ा एंगल लेना है, 90 डिग्री लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस के अबाउट थीटा वन 90 डिग्री से घुमा रहा हूं मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये घुमा दिया मैंने 90 डिग्री से। नाउ वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस अभी भी वही है, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं गया कहीं पे, वाई एक्सिस वही है 90 डिग्री से वाई एक्सिस के अबाउट। सो दिस इज द न्यू पोजिशन। तो मेमोरी प्लस में डाल लो बच्चों, ये वाली साइड आ रही है आपके सामने, ऐसे है फ्लैट। पहले मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया 90 डिग्री, थीटा वन, देन वाई एक्सिस के अबाउट थीटा टू। अब इसको वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाते हैं हम। स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? ये थी। अब मैं पहले घुमाता हूं एक्स एक्स वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से, एक्स एक्सिस वही है, ये मैंने घुमा दिया वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से। और अब मैं घुमाता हूं एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से, यानी थीटा टू प्लस थीटा वन। तो एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से ये मैंने घुमा दिया। क्या ये सेम पोजीशन है? नहीं है। क्लियरली देख रहा है ना, ये ऐसा तो दिख नहीं रहा था पहले। मींस थीटा वन प्लस थीटा टू इज नॉट इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा वन। तो लार्ज एंगल के लिए ये रूल वैलिड नहीं है, स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सामने आया बच्चों, तो ये कि जब एंगल स्मॉल होता है वी कैन ट्रीट इट एज वेक्टर, पर जब एंगल लार्ज होता है तो हम इसको वेक्टर नहीं मान सकते हैं। तो अब मैं चल रहा हूं उस लाइन पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एनसीईआरटी की वो लाइन। ये एडिशनल डिटेल मैंने आपसे शेयर की। फर्दर द एंगुलर एक्सेलरेशन फिक्स, तो एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं हम। अल्फा की बात करें तो अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। द काइनेमैटिकल क्वांटिटीज इन रोटेशनल मोशन, angular displacement theta, angular velocity omega, and angular acceleration alpha respectively correspond to kinematic quantities in linear motion. सिमेट्री देख सकते हैं हम उसकी, ठीक है, दोनों की सिमेट्री हम मैच करा सकते हैं जैसे लीनियर मोशन में थे वैसे। कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट x थीटा के corresponding, वेलोसिटी v ओमेगा के corresponding, acceleration a अल्फा के corresponding. We know the kinematical equations of linear motion with uniform constant acceleration वो क्या होती थी? v equal to u plus at, u की जगह v0 है, v0 plus at, x equal to x0 plus v0 t plus half at square। और अगर origin से motion start हो रहा है तो x0 यहाँ पे नहीं आता था। v square equal to v0 square plus 2ax। Similarly हम rotational motion की equations लिख सकते हैं analogy से। x0 है initial displacement, v0 initial velocity। The word initial refers to values of the quantities at t equal to 0। जैसे यहाँ पे हमने माना है कि theta 0 is angular displacement at t equal to 0। The corresponding kinematic equations for rotational motion जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे काम आएंगी with uniform angular acceleration are omega equal to omega 0 plus alpha t, theta equal to theta 0 plus omega 0 t plus half alpha t square। तो यहाँ theta 0 क्या आ गया? t equal to 0 पर जो एंगुलर पोजीशन थी वो, एंड ओमेगा स्क्वायर किसी टाइम t पर जो एंगुलर वेलोसिटी है इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर t इक्वल टू 0 पर जो एंगुलर वेलोसिटी थी प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। तो थीटा माइनस थीटा 0 क्यों लिखा हमने? यहां पर तो हमने x लिया था सीधे,
यहाँ पर थीटा माइनस थीटा जीरो इसलिए लिखा कि थीटा जीरो उसकी एंगुलर पोजीशन थी टी इक्वल टू जीरो पर, और थीटा एंगुलर पोजीशन है टी इक्वल टू टी पर, तो थीटा माइनस थीटा जीरो, वेयर थीटा जीरो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड ओमेगा जीरो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आप समझ गए होंगे। इससे आगे की बात हम करते हैं, इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल 7.13 लेते हैं, ऑब्टेन इक्वेशन 7.38 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जैसे आपने डिराइव करके निकाली थी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और कैलकुलस मेथड यूज किया था, बिल्कुल सिमिलरली हम यहाँ पर फिर से रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं बच्चों। डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाके फिर से आपको डेरिवेशन करने होंगे। Okay, the angular acceleration is uniform, hence d omega by dt equal to alpha equal to constant हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, तो dt चले गया अल्फा के साथ, अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा मिलेगा हमें, और साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हम इसको लिख पाएंगे ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। अब t इक्वल टू जीरो पर ओमेगा ओमेगा जीरो के बराबर है। अगर हम इसमें लिमिट्स लगा दें या कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस रखें शुरू की या आखिर की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए, सो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों t इक्वल टू जीरो पर ओमेगा ओमेगा जीरो था, तो t इक्वल टू जीरो करते ही ओमेगा की जगह ओमेगा जीरो, तो c की वैल्यू आ गई ओमेगा जीरो। तो इक्वेशन फर्स्ट हमको मिल गई ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी प्लस ओमेगा जीरो, और उसको हम सीक्वेंस सही करके फैमिलियर फॉर्मेट में लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। विद द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा d थीटा बाय dt, v में इंटीग्रेट इक्वेशन 7.38 टू गेट इक्वेशन 7.39। दिस डेरिवेशन एंड द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 7.40 इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। आपको खुद डिराइव करने हैं, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में लीनियर मोशन की इक्वेशंस डिराइव की थी। नेक्स्ट एग्जांपल 7.14, एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील। मोटर व्हील क्या होता है बच्चों, गाड़ी का चक्का, पहिया, is increased from 1200 rpm. You must be familiar with this unit, rpm. rpm, this is revolution per minute। क्या ये ऐसा ही है, जवाब है नहीं। तो ऐसा ही क्या होगी, ऐसा ही होगी rps, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या इसको हम साइकिल्स पर सेकेंड कह सकते हैं, सीपीएस? समझ लीजिए बच्चों, तो जवाब है हाँ, साइकिल्स पर सेकेंड कह सकते हैं इसको, आरपीएम को नहीं कह सकते। ये और ये सेम है, क्या हम इसको हर्ट्ज कह सकते हैं? जवाब है हाँ, हर्ट्ज भी वही होता है, फ्रीक्वेंसी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा, इसके लिए जो आरपीएस या आरपीएम है उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं, कभी तो एन, कभी तो न्यू, और जब ईएमआई एसी चैप्टर पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम यूज करते हैं एफ, छोटा एफ, दिस इज न्यू, एन न्यू एफ। अलग अलग सिंबल्स अलग अलग चैप्टर्स में हम यूज करते हैं। तो क्या ये ओमेगा से डिफरेंट है? जवाब है हाँ, ओमेगा से डिफरेंट है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कोई पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगाए सर्कल के अलोंग, तो जो एंगल उसने कवर किया वो किया 2 पाई रेडियन में, और उसको टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड टी के बराबर, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 पाई बाय टी। अब 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, सो इट बिकम्स 2 पाई न्यू, और 2 पाई एन और 2 पाई एफ वी कैन कॉल इट। तो यहां से अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। 1200 आरपीएम दिया हुआ है, उससे बढ़कर उसकी स्पीड हो जाती है 3120 आरपीएम, और 16 सेकंड इसमें लगते हैं। What is its angular acceleration, वो हमें निकालना है, assuming the acceleration to be uniform, constant मानते हुए अल्फा को। How many revolutions does the engine make during this time? बच्चों ऐसे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं 3 इक्वेशन से। We shall use omega equal to omega 0 plus alpha t, omega 0 initial angular speed in radian per second। तो रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से, तो 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो सबसे पहले तो रिवोल्यूशन पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। यहां पर रिवोल्यूशन पर सेकंड में बदलने का तरीका क्या है, आरपीएम से मिनट से सेकंड करेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे हम, या ऐसे आप ध्यान में रखें
एक मिनट में जितने रिवोल्यूशन कर रहा है एक सेकंड में निश्चित रूप से उससे कम ही करेगा। टाइम कम है तो रिवोल्यूशन कम करेगा। कम करेगा तो कम कब आएगी कोई क्वांटिटी, जब डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 60, ये 40 पाई हमने पाई के फॉर्म में छोड़ दिया, रेडियन पर सेकंड। फाइनल एंगुलर स्पीड हमने निकाल ली, आरपीएस में बदला, 104 पाई रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाई टी, यानी डी ओमेगा बाई डी टी, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 16 से डिवाइड कर दिया उसको हमने। तो ये आपने देखा, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, थीटा निकालना है क्योंकि ये चक्कर कितने लगा है वो पता करना है हमको। तो हमने सेकंड इक्वेशन यूज की, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर वो मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था तो ये टर्म तो खत्म हो गई, ओमेगा 0 टी इज 0। अब बाकी क्या बचा, हाफ। पर अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो ओमेगा 0 टी भी आएगा। तो हमें पता है ओमेगा 0 हमको दिया हुआ है, तो रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो कितना है, ओमेगा 0 इज 40 पाई इंटू 16। 16 सेकेंड बाद पता करना है हमको डिस्प्लेसमेंट। हाफ अल्फा हमने निकाला अभी अभी 4 पाई इंटू टी का स्क्वायर 16 स्क्वायर, और ये वैल्यू रेडियन में आएगी, रेडियन इज द ऐसा यूनिट, डिग्री में नहीं आएगी। तो 640 पाई प्लस 512 पाई यानी 1152 पाई रेडियन। अब ये तो हुआ टोटल एंगल जो वो घूम गया है। इसमें कितने चक्कर घूमा, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो इतने रेडियन में कितने चक्कर, डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 पाई से, 576 रिवोल्यूशंस। तो ये जवाब आया इसका 576 रिवोल्यूशन। अब इन इक्वेशंस के बेसिस पर आप लोग बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस, पीछे एक्सरसाइज में अगर जाकर देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो बेस्ड है इन इक्वेशंस पर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस।